सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का बनने का जो लक्ष्य था, ये कैसे आपने निर्धारण किया? स्पोर्ट्स पर्सन का एक अर्ज होता है कि वो अपने नेशन को प्राइड फील कराए। अब तो देन आई डिसाइडेड कि मेरे को जो है यूनिफॉर्म फोर्सेस की तरफ ही जाना है, जहाँ पर मैं 100% अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। सो आप तो अपने पहले प्रयास के अंदर ही इंटरव्यू तक पहुंचे, राइट? बट इंटरव्यू से नीचे उतरना, नीचे आना, मतलब एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। लाइफ का मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पेपर यही था, तो उस टाइम मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। भले ही मैं तैयारी करके लेके गया था, जो चीज़ें डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता था। व्हाट इज योर अल्टीमेट मैसेज टू देम कि भाई क्या करना चाहिए? चीज़ों को नॉलेज के बेसिस पे नापेंगे इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, तो तब हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे। हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फाइनल रिजल्ट 2022 का कल ही आया था और उसमें हम कांग्रेचुलेट करते हैं सभी एस्पिरेंट्स को जो अल्टीमेटली सिलेक्ट हुए। और उसी कैटेगरी में एक एस्पिरेंट जो थे, जो आज सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट है, गगनदीप भारती, वो हमारे साथ जुड़े हैं। गगनदीप भारती के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं कि ही इज ऑलरेडी रिकमेंडेड कैंडिडेट। ही हैज अ ग्रेट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, जिसको सुन के आप भी बहुत हैरान रह जाएंगे कि ये बच्चा जो कहां से आया और कहां तक पहुंच गया। कमाल की बात है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सीधा गगनदीप के पास चलूंगा और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इनके रिकमेंडेशन के एक्सपीरियंस के बारे में। तो गगन सर, हाउ आर यू? सर, आई एम वेरी मच फाइन एंड वेरी मच हैप्पी। राइट, वेरी हैप्पी बिकॉज मैं तो जब हमने इनका एक इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू लिया था, सो जब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया अपने फैमिली बैकग्राउंड का, किस तरीके से ये कितना स्ट्रगल हसल आपने किया है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग जो हैं जो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली में जुनून की जरूरत होती है और पैशन और डिजायर की जरूरत होती है। तो वी आर सो हैप्पी कि आप जो है अल्टीमेटली आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप अपने बारे में बेसिक बैकग्राउंड बताइए। सर, माय नेम इज़ गगनदीप भारती और मैं अभी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल की है। और इससे पहले मेरे पास सीडीएस की आईएमए के लिए रिकमेंडेशन है, जो कि जस्ट इंटरव्यू से एक दिन पहले हुई थी। और मेरा एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ऐसा है कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल लेवल। इन साउथ कोरिया आई हैव रिप्रेजेंटेड इन लॉन्ग जंप एंड आई सिक्योर्ड 8th पोजीशन एट दैट लेवल। साथ ही में मेरा स्कूल नेशनल्स पे अपना खुद का रिकॉर्ड है, आईसीएससी स्कूल नेशनल पर लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, बहुत दोनों चीज़ों का। और साथ में नेशनल चैम्पियन रहा हूँ मैं उसका फॉर कंटिन्यूसली 2 ईयर्स। और साथ साथ में मेरे मतलब मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं। एंड आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम द फैमिली टू बी अपॉइंटेड और टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू गॉट सेलेक्टेड इन दैट पोजीशन। वाह! तो मतलब आप पूरी फैमिली और रिश्तेदारों में पहले वन होंगे जो इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट हुए होंगे, राइट? यस सर। ओके, तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि आपकी फैमिली में आपकी आपकी फैमिली में भी ये बताना उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कहाँ तक लड़का जो है हमारा पहुंच गया। इज इट सो? यस सर। सर, कल रात को जैसे दोपहर में रिजल्ट आया था, तो आफ्टर दैट माय मदर एंड माय फादर वर सिटिंग एट द होम। सो उनको मेरे को एक्सप्लेन करने में लगभग 1 घंटा लगा। अरे वाह! उनको चीज़ें समझाई कि सबसे पहले कि यूपीएससी क्या होता है, फिर सीएपीएफ क्या होता है, सीडीएस क्या होता है और मैं किस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। और साथ में उसके बाद उनकी असिस्टेंट कमांडेंट की प्रोनाउंसिएशन उनको बताई, ताकि वो कोई और पूछे तो पता चले, वो बता सके मेरे बाद कि मैं किस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। ओके। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे और इतना खुश थे कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे उस टाइम पे। बाद में जब सब समझने के बाद, स्टार्टिंग में तो उनको सिर्फ ये लगा था कि सरकारी नौकरी लग गई। अब सरकारी नौकरी में उनको बताया कि क्या है आगे, किस पोजीशन पर पहुंचा हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्राउड फील हुआ होगा। यस सर। अच्छा, तो गगन दीप, हम लोग ना सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस एंट्री की बात करते हैं। सीडीएस एंट्री में सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन, राइट? उसके बाद आपकी एसएसबी आती है। तो लेट्स टॉक अबाउट सीडीएस की रिटन एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन क्या थी?
सर स्टार्टिंग में इन 2021 आई हैव स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग में तो मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी किसी भी एग्जामिनेशन की। एट दैट टाइम आई वाज फेसिंग अ स्पोर्ट्स इंजरी, सो आई वाज ऑन द बेड रेस्ट फॉर अराउंड 4 मंथ्स। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मेरे को चेक करना चाहिए कि मेरे को जहाँ तक मैंने जो अभी तक चीज़ें डेवलप करी हैं, जो मैंने स्पोर्ट्स फील्ड से सीखा है, उसको मैं कहाँ से ऑप्टिममली यूज़ कर सकता हूँ। तो तब मैंने सर्च किया कि मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ और कहाँ मेरा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट दीज एग्जामिनेशन सच एज यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ एंड एफकेट। आफ्टर दैट आई एनालाइज द सिलेबस और सारी चीज़ें मैंने सब अपनी कॉपी को नोट डाउन कर लिया। एटलीस्ट अराउंड 21 डेज आई टुक ओनली फॉर चेकिंग एवरीथिंग और अपनी चीज़ें एनालाइज करने में कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मेरा क्या वीक पॉइंट है इसमें। अब वो चीज़ें एनालाइज करने के बाद सब मैंने सिर्फ एक रजिस्टर पे सारा सिलेबस और सारा अपना वीक पॉइंट, अपना स्ट्रेंथ उस पेपर में भी और मतलब उस एग्ज़ाम के लिए क्या स्पेसिफिकली नीडेड है, वो सब चीज़ें नोट डाउन करी। और स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना शुरू करा और उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे। उन नोट्स को मैं रेगुलरली करंट अफेयर बेसिस पे अपडेट करता रहा और जो रेगुलर मॉक्स देता था उनके अकॉर्डिंग भी उनको अपडेट करता था मैं। ऑन एंड अराउंड मैंने टोटल 3 से 4 बार अपने नोट्स बदले हैं और उनको मतलब हर बार नई कॉपी में बार बार लिखने की कोशिश की। तो बार बार लिखने से और बार बार उसको अपडेट करने से मैं रेगुलरली एक रिवीजन साइकिल में रहा हूँ। ओके। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं हमेशा प्लस पॉइंट दिया है। और साथ में मैं न्यूज़पेपर्स फॉलो करता था रेगुलरली, द हिंदू को फॉलो करता था मैं। तो उसी चीज़ से जो चीज़ मेरे काम की होती थी तो उसको मैं अंडरलाइन कर लेता था और एक स्पेसिफिकली अलग से नोट बना लेता था उसको। अच्छा। तो वो मेरे को एंड टाइम में बहुत ज़्यादा मददगार था। ओके। सो आपने नोट्स बनाए, आपने चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया, आपने हिंदू न्यूज़पेपर फ़ॉलो किया, तो काफ़ी जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो तो आपने फ़ॉलो की। इसी में बच्चा नहीं कर पाता है, बच्चा ये सोचता है मैं किसी के रेडीमेड नोट्स ले आता हूँ या कहीं कोई फलानी किताब पढ़ लेता हूँ जिसमें सब कुछ कंसाइज़ दे रख के मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे आपने फंडामेंटल्स को फ़ॉलो किया कि आपने नोट्स बनाए, राइट? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को फ़ॉलो करके नोट्स बनाए और न्यूज़पेपर को फ़ॉलो किया। लेकिन गगन मुझे इतना बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलें तो वी हैव 3 सब्जेक्ट्स। आपने आईएमए का क्रैक किया है, आप आईएमए में रिकमेंड हुए, तो आपने 3 सब्जेक्ट दिए हैं। तो मुझे सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताइए, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर मैथमेटिक्स? सर फॉर मैथ्स आई वुड से कि मेरे पास 10th तक मैथ्स थी। हाँ। पर जो सीडीएस की मैथ्स आती है, जो मैंने एनालाइज किया है, उसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा बेसिक। अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा है और तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो तुम आगे जाके बहुत अच्छी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे पास एक बुक थी सीडीएस पाथफाइंडर की, जो बुक आती है जिसमें 8000 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। तो उसको मैंने अराउंड एंड मीन्स 6 टाइम्स सॉल्व कर दिया था उसको मैंने। ओके, ओके। उसको 6 टाइम्स सॉल्व कर दिया। उसके अलावा मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं रखे, रिसोर्सेज कंसाइज रखे, पर अपनी मेहनत मैंने उसी रिसोर्सेज पे डबल और ट्रिपल करी है। ओके। तो वही चीज़ मैंने मतलब जैसे ही एग्जामिनेशन होता था उसको 2-3 बार फिर मैं सॉल्व कर देता था। तो वो मेरी प्रैक्टिस रूटीन में रही और जो मेरे बेसिक्स डेवलप थे उनको मैंने और शार्प करा। बेसिक से फिर धीरे-धीरे मीडियम पे, फिर एडवांस लेवल पे, ऐसे-ऐसे स्टेप वाइज़ लेके गए चीज़ों को। ओके। ओवरबर्डन नहीं करके एक स्टेप वाइज़ अप्रोच रख के अपने आप को ना ज़्यादा स्ट्रेस दिया और अपने आप को जो है एक रिदम में लेके चलने। ओके, राइट। तो मैथ्स में तो ठीक है, बट इंग्लिश और आपका जो जीके है उसको कैसे आपने अप्रोच किया एग्जाम को? सर जीएस के लिए जितना अभी तक मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को एनालाइज़ किया है, उससे मेरे को ये पता चला है कि सर वो जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो मोस्टली करंट अफेयर बेसिस और करंट अफेयर्स के इन एंड अराउंड बनाए जाते हैं। और वो चीज़ें जो करंट अफेयर में भी हैं और तुम्हारे स्टैटिक पार्ट में भी हैं, वो तो 110% उसमें आनी है। इतना मैंने जो खुद एनालाइज़ करके बनाया, तो मैं उसको जो करंट अफेयर में आती थी चीज़ों को और उनसे जो चीज़ें स्टैटिक में कनेक्ट हो रही थी, उसके आस-पास की सारी चीज़ें, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारे को कवर कर लेता था। हुँ। और जी इंग्लिश के लिए सर जैसे कि मैंने सिर्फ़ मॉक्स लगाए हैं इंग्लिश के लिए। ओके। कुछ चीज़ें होती हैं कहीं कहीं पे हमेशा हार्ड वर्क काम नहीं आता, आगे जाके स्मार्ट वर्क भी काम आता है, क्योंकि पढ़ के तो जितने 2 लाख 3 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सभी पढ़ के जाते हैं, बिना पढ़े कोई नहीं जाता। हमें एट द एंड कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं इंग्लिश में। अब एंटोनिम्स हमको पता है कि एक ही उल्टा वर्ड होना है उसमें,
बाकी सब सीधे होंगे, इसका मतलब अगर हमें उल्टा नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तो हमको 3 तो सीधे पता चलने चाहिए। ओके, अगर हम राइट। 3 सीधा पता कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम आंसर को अचीव कर लेते हैं। तो इस ऐसे मैं मतलब चीज़ों को प्रैक्टिस करता गया अपने अकॉर्डिंग। और जो मेरी वीकनेस पार्ट्स थी जीएस में, जैसे कि मेरा हिस्ट्री वीक पार्ट है, तो हिस्ट्री को मैं अगेन एंड अगेन रिवाइज करता रहा और स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करता रहा, तो वही चीज़ वो मैंने गैप कवर कर ली। ओके, सो स्टूडेंट्स, गगन एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं ना सिर्फ सीडीएस का ही प्रिपरेशन करूंगा, मैं यार सीएपीएफ की तैयारी करूंगा। और उन्होंने सीडीएस प्लस सीएपीएफ दोनों को तैयार करके दोनों में रैंक हासिल किया है। तो आपकी अप्रोच भी ये ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी होती है कि एसएसबी में रिकमेंड होना है नहीं होना है। गगन पहले भी एसएसबी जा चुके हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड रहे यस, या स्क्रीन आउट ही रहे ज्यादा टाइम। यस, तो इसी तरीके से आपको गगन से ये सीखना चाहिए कि दो अप्रोचेस, एक अप्रोच में दो ऑप्शंस रखो, दैट मींस सीडीएस प्लस सीएपीएफ। इनफैक्ट गगन ने एफकैट का भी प्रिपरेशन किया था, एंड सर। एफकैट के लिए भी ये मेरे ख्याल से एफकैट का क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर एफकैट का ये एक्सपीरियंस था, जैसे कि मैंने मतलब खुद अपने आप को 3 एग्ज़ाम्स दिए थे कि मेरे को ये 3 एग्ज़ाम देने हैं, एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ। परफेक्ट, तो परफेक्ट। इनके जो डेट्स हैं कि ये एग्ज़ाम कब होते हैं, मैंने उसके हिसाब से एफकैट को एज़ अ रिवीजन रखा था। मैं एफकैट देता था, उसको क्लियर करता था, बट उसके मैं इंटरव्यू नहीं जाता था। मैंने उसका सिर्फ रिटर्न के लिए रखा था कि मैं उसका रिटर्न दूंगा, उसमें अच्छा स्कोर करूंगा, ताकि सीडीएस से पहले और सीएपीएफ से पहले मेरा इतना बेसिक रिवीजन हो जाए, और कहीं मैं लैग कर रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे को पहले ही पता चल जाए, ताकि मैं टाइमली उस पर वर्क कर सकूँ। तो इसलिए मैंने एफकैट को रखा था अपने साथ साथ। अच्छा, ठीक है। तो आप एग्जाम्स तो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की क्या अप्रोच रही? किस तरीके से माइंडसेट तैयार किया अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड जो टास्क होते हैं जो एसएसबी में परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो कैसे-कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? तो सर एक मतलब एक बुक है एसएसबी इंटरव्यू की, नटराजन सर की बुक है। हाँ जी। तो वो स्टार्टिंग में मैंने वही बुक ली थी और वो पढ़ी थी मैंने, और उसमें कुछ चीज़ें मतलब समझ आई, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। स्टार्टिंग के फेज़ में तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे, मैं पहले स्क्रीन आउट भी हो गया, तो मैंने वो दोबारा पढ़ी। और दोबारा पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर होने लगी कि हमें जो है ऑफ़िसर बनने के लिए हम सोच रहे हैं जैसे आगे, तो हमें रियल लाइफ़ में भी ऑफ़िसर जैसे रहना पड़ेगा। क्योंकि चीज़ें एकदम डेवलप नहीं होती। अब जैसे कि हमारी एज 23 है, अब 23 इयर्स यू आर कमिंग एंड यू हैव डेवलप्ड अ फुल मैच्योर्ड पर्सनैलिटी। अब उसे तुम 14 डेज़ की कोचिंग में या 14 डेज़ की प्रिपरेशन में नहीं सॉल्व कर सकते। नहीं सॉल्व कर तुमको डे टू डे उस पे वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें जीटीओ टास्क होते हैं, उसमें हमें टीम स्पिरिट चाहिए, टीम को कैसे हैंडल करना है, टीम में लीडरशिप कैसे करनी है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं टीम में, तो उसे कैसे मैनेज करना है। तो वो चीज़ अगर हम रियल लाइफ में ही अपने अंदर डाल देंगे, जैसे टीम स्पिरिट हो गई और जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई है, और साथ में हमारी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि एक किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश में आती है, और किसी को मिक्स भी समझ आती है, यस। किसी को भावनाओं वाली बातें समझ आती है, किसी को चिल्ला के बोलने वाली समझ आती है। तो वो चीज़ हमको जो है डे टू डे लाइफ में मैनेज करनी होती है। ओके। अब वो ही चीज़ हमारे जब अंदर एक हैबिट की तरह डेवलप हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली पर्सनैलिटी हमारी एसएसबी में भी शो होगी। ओके। ओके। तो यही चीज़ है जो एसएसबी के लिए 100% काम करती है। मतलब आपने ये कहा कि एसएसबी के अंदर वो 10 या 12 या 14 दिन की कोचिंग काम नहीं करती। वो यस, जस्ट आपको एक सरफेस की नॉलेज दे देंगी कि ये टास्क होगा, जो कि आप नॉर्मली किसी किताब या यूट्यूब से देख सकते हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि अपने जो अंदर की चीजें हैं, जैसे कि आपको अगर ऑफिसर बनना है तो यू शुड बी इनसाइड, फ्रॉम योर इनसाइड आपको ऑफिसर वाली वो चीजें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर कैसे बात करता है, कितनी नॉलेज रखता है, कितनी फिजिकली वो कैसा यस सर, है, तो वो सारी चीजें जो है फंडामेंटल्स है, जो आई थिंक गगन के अंदर तो बचपन से ही थी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से था। और यस सर, स्पोर्ट्स जो आपको सिखाता है वो दुनिया की कोई चीज आपको सिखा नहीं सकती। यस सर। सर स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं, हमें स्पोर्ट्स में सक्सेस भी मिलती है, और मोर और ज़्यादा टाइम तो हमें हारना ही पड़ता है स्पोर्ट्स में। यस। और आई वुड से कि जब इंसान हारता है तब ज़्यादा लेसन सीखता है जीतने के अलावा। यस, यस, यस। और जब जब हम इंसान हारता है ना, तो उस टाइम उसे उठ के खड़े होने
की आदत पड़ जाती है कि हमें हार नहीं माननी है, उसे होप आनी चाहिए और उसे डिटर्मिनेशन कैसे रखना है, हमें जो है 110% कैसे एफर्ट्स पुट इन करने हैं और हमें फोकस कैसे रहना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एकेडमिक्स में हमें सिर्फ थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है और चीज़ें जैसे फोकस हो गया तुम्हारा, स्टेमिना हो गया, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, ये सारी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो लाइफ की वैल्यूज़ हैं, वो चीज़ सब स्पोर्ट्स फील्ड सिखाती है। जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो सब स्पोर्ट्स फील्ड से सीखी। ओके, राइट। गगन, आपने एसएसबी में ये सब तो सीखा, लेकिन जब आप एसएसबी गए तो कितनी एसएसबी आप दे चुके हैं? सर इट वाज़ माय 4th अटेम्प्ट। 4th अटेम्प्ट, एंड पास्ट 3 एसएसबी का क्या एक्सपीरियंस या रिकॉर्ड था? सर पास्ट 3 एसएसबी में मैं 2 बार स्क्रीन आउट हो गया था हाँ। और लास्ट मतलब 3rd में कॉन्फ्रेंस आउट था बट आई वाज़ नियर अबाउट बॉर्डर लाइन केस। बॉर्डर लाइन केस ही थे। यस सर। ओके, अच्छा। तो मुझे ये बताइए गगन की, जैसे आप स्क्रीन आउट हो गए तो उसका क्या मेजर कारण था कि आप स्क्रीन आउट हो गए, और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड अपने फर्स्ट एसएसबी में गया था। उस एसएसबी में मैं अपने आप के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर इतना डाल लिया था मैंने कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। आई वाज लिटरली शिवरिंग इन द ग्रुप डिस्कशन टास्क इन द स्क्रीनिंग टाइम। तो वो कहीं न कहीं मेरा जो पूरा पोटेंशियल था, मेरी पूरी परफॉर्मेंस थी, उसको कहीं न कहीं हिंडर करा है और इसी वजह से मैं उस टाइम स्क्रीनिंग नहीं हो पाया। फिर उसके बाद घर जाने ते वक़्त मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया कि मेरी कहाँ-कहाँ गलती थी, कहाँ-कहाँ मैंने अपना वीक पॉइंट छोड़ा और मेरी मतलब कि मैं 100% कहाँ नहीं दे पाया। आई केम फुल्ली प्रिपेयर्ड बट रिज़ल्ट वाज़ नॉट गुड। सो हमेशा कुछ ना कुछ गलती रही होगी। तो वो चीज़ मैंने एनालाइज़ करी, अगली बार मैंने दोबारा कोशिश करी। बट अगली बार मैं स्क्रीन इन नहीं हुआ बट आई वाज़ सैटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। बिकॉज़ जो लूप होल्स मैंने अपने आप ढूँढ के निकाले थे, वो सब मैंने कवर अप कर दिए थे और उस परफॉर्मेंस से मैं खुश था और अगली बार मैंने कोशिश करी, तो मैं स्क्रीनिंग भी हो गया और अल्टीमेटली दिस टाइम गॉट रिकमेंडेड। ओके, बट जैसे आप जब एसएसबी गए, राइट? तो वहां पे कुछ ऐसा तो होगा ना कि जैसे आप शिवर कर रहे थे फर्स्ट एसएसबी में, यस। तो नेक्स्ट एसएसबी में आपने ऐसा क्या कर लिया कि आप रिकमेंड ही हो गए? और आपका तो मुझे ये लगता है कि आपसे बच्चे बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि बच्चे की ये मेंटालिटी या ये माइंडसेट बना दिया गया है कि अंग्रेजी जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी एसएसबी। बट आपकी इंग्लिश तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हाई फाई इंग्लिश है, आपको भी सोचना पड़ता है जब आप यस सर। बोलते हैं, तो बच्चे आपसे रिलेट बहुत करेंगे। तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे की, और कौन कौन से स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आपने इम्प्रूवमेंट की? सर फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने स्क्रीन आउट हुआ तो मैंने अपने घर बताया कि मतलब ये गलतियाँ रही थी मेरी। तो मैं माय फादर ऑर्डर मी कि अब तेरे को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, चिल्ला-चिल्ला के मेरे सामने खड़ा होके। वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट थिंग। प्रैक्टिकल। ये अब बहुत मजेदार चीज है। अब देखिए, हाँ तो जी। वो डेली जब भी काम से आते थे तो वहाँ से मेरे को बोलते थे टेक दिस न्यूज़पेपर, रीड दीस 2 आर्टिकल्स लाउडली। और मैंने खुद नोटिस किया था कि 10 टू 15 डेज़ बाद मेरे अंदर थोड़ी बहुत फ्लुएंसी आने लगी थी और मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से बोलने और समझने लगा था पर आपके इंग्लिश में। फादर तो 5th क्लास तक पढ़े हैं ना? यस सर, बट वो सिर्फ सुनते थे ना, हाँ हाँ, उनको समझ नहीं आता था। मतलब उनको अहमियत थी कि ये रास्ता है, इस हाँ, रास्ते में लड़के को चलाना है। हाँ। उनको पता था जैसे रास्ता मैंने क्या है। अपनी गलतियाँ बताई कि मैं शिवर कर गया, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में नहीं बोल पाया मैं वहाँ अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि तेरे को ये करना है और तू डेली करेगा, मेरे सामने करेगा। हम्म, तो वो चीज़ मैंने करी, साथ में मेरे जो ग्रुप है दोस्तों का, वो सब भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। हम्म, तो उनके साथ मैं बैठता था और डेली कोई ना कोई जीडी का टॉपिक लेता था नॉर्मल हम्म, और उसको डिस्कस करता था साथ में। अच्छा, ठीक है। तो मीन्स हम मतलब कुछ टाइम ऐसा होता था कि जैसे दोस्तों के साथ बाहर तो जाते ही हैं, अब जब बाहर जाके टाइम वेस्ट करना ही है तो उसे जो है अच्छी चीज़ पे टाइम वेस्ट करा जाए। तो वो कहीं न कहीं हमें भी इफ़ेक्टिव रही है और दोस्तों को भी इफ़ेक्टिव रही है। अच्छा, यस ठीक सर, है। ये 2 चीज़ें मैंने करी थी तो उसके बाद मेरे अंदर जो है जीडी में कैसे रोल करना है, कैसे बोलना है, कब पार्ट लेना है, कब नहीं लेना है, कैसे एक्ट करना है, वो चीज़ें आ गई थी। ओके, नाइस। ओके, तो आप मुझे कोई एसएसबी का इंसिडेंट बताओ, जैसे आपसे कोई सवाल पूछ लिया और आपने उसका बड़ा फनी तरीके से, या होती हैं कई सारी चीजें, बताइए उसके बारे में। सर मेरे से जैसे सवाल पूछा जाता है सबसे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस?
तो बचपन से ही मेरी मम्मी को जब भी मैं उनसे कुछ बोलता था कि मेरे लिए स्पेशल बनाओ, तो वो मेरे से बोलती थी कि तू कहीं का लेफ्टिनेंट है क्या जो तेरे लिए बनाऊँ? अच्छा। तो मैं अंदर गया तो मैंने उनको पहले तो ऑफ़िशियल आंसर दिया है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स रिलेटेड सब मैंने बताया। उसके बाद मैंने एंड में उनको आंसर दिया है कि सर मेरे को एक और रीज़न है, वो पर्सनल रीज़न ये है कि मेरी माताजी हर बार कहती हैं कि तू कहीं का लेफ्टिनेंट है क्या जो तेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दूँ। तो मतलब अब मैं उस ओके। लेवल पे पहुँच जाऊँगा लेफ्टिनेंट बन के, तो शायद मेरी माता को खुशी हो जाए। अरे वाह! वाह, वाह, वाह! अच्छा, वो तो ऑन द स्पॉट निकला होगा कि चल यार ये भी बोल देता हूँ मैं। हाँ सर, जब अच्छा, पूरा आंसर दे दिया था उसके बाद मैंने कहा सर एक हाँ, पर्सनल रीज़न भी है, तो उसमें मैंने अ, मेंशन कर दिया। अच्छा। और एनी अदर इंसिडेंट अबाउट एसएसबी? एसएसबी में सर मेरा मोर ओवर मतलब सारा। आप आपने बताया था कि आप बहुत पॉपुलर हो गए थे एसएसबी हाँ, सेंटर में इलाहाबाद में, 18th एसएसबी यस सर। बोर्ड था। तो वो क्या सीन था? उसका क्या हुआ था? सर वहाँ पर ऐसा हुआ था कि हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, राइट, तो एनडीए की टीम थी और आईएमए की टीम थी। ठीक है। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे उसमें सब में। एनडीए वाले अच्छा खेलते थे और हमारा जीटीओ टास्क था, तो हम नॉर्मली खेल रहे थे ऐसे ही कि कोई बात नहीं जस्ट फॉर फन खेल लेते हैं। हुँ, तो हम उसमें हार गए पहले मैच में। तो एनडीए पीपल स्टार्टेड हूटिंग एंड दे स्टार्टेड मीन्स एक तरीके से शेर व शायरी करने लगे और सब जो इकट्ठा होके करने हुँ, लगे। तो उसके बाद हमें आईएमए की भी इज्जत बचानी थी। ओके। तो सर फिर उसके बाद सब दोस्तों को पता था कि मैं खेलता हूँ जो हाँ, रिकमेंडेड है। तो उन्होंने कहा कि अब खेलते हैं अच्छे से। वहाँ पे और भी बच्चे थे जो मतलब खेलते थे वॉलीबॉल। तो हमने अच्छे से खेला और फिर 5 मैच उनको लगातार हराया, बहुत अच्छे से वाह! हराया। अच्छा, तो उसके बाद जब जिस किसी की कॉन्फ्रेंस होती थी उनसे पूछा जाता था कि तुमने क्या फैसिलिटी अवेल करी और क्या यहाँ पर मतलब इंटरेस्टिंग किया, तो हुँ। सबने उस मैच के बारे में बताया और आधे से ज़्यादा बच्चों ने कॉन्फ्रेंस में गगनदीप भारती नाम अरे वाह, वाह, वाह! बोल के आए हैं कि वो जिसको हाँ, नाम नहीं पता था वो चेस्ट नंबर बोल के आए कि चेस्ट नंबर 5 था सर अच्छा, 18 एसएसबी का। अच्छा। तो कॉन्फ्रेंस में बोला था उन्होंने कि यू आर गेटिंग वेरी फेमस हियर हुँ, बिकॉज़ ऑफ वॉलीबॉल, तो तुमने क्या करा? तो तब उन्होंने मेरे से पूछा था ऐसा। ओके। मतलब एक तरीके से आपने अपना वो दिखा दिया, इन्फ्लुएंस दिखा दिया कि भई हम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाला बंदा हमेशा चमकता है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह में हुँ। हमेशा चमकता है। ओके, तो गगन मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या एसएसबी में जो फंडामेंटल्स होते हैं जैसे इंग्लिश बोलना या फिर कोई बच्चा है जो मोटा है, आप तो फिज़िकली बहुत अच्छे वेल बिल्ड हो, लेकिन कोई थोड़ा-सा ओवरवेट है, ओवरवेट हो जाए, है ना? थोड़ा जंक वंक फूड खा के और उसका जो है इतना ज़्यादा जनरल नॉलेज पे अच्छा नहीं है, तो क्या वो बच्चा इम्प्रूव करके एसएसबी में सेलेक्ट हो सकता है? और दूसरी बात ये है कि कितना टाइम उसको चाहिए? कितना टाइम बच्चे को चुप रह के पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी टू गेट इंटो दैट रिकमेंडेशन स्टेज? सर जो रिकमेंडेशन स्टेज पे पहुँचने के लिए बंदे को फिट होना ऐसा कंपल्सरी नहीं है, पर एज़ सच यू आर एमिंग टू जॉइन एज़ अ लेफ्टिनेंट इन आर्मी। हुँ, तो सबको पता है कि आर्मी इज़ नोन फॉर इट्स फिटनेस एंड ऑलवेज़ यस, प्रोएक्टिवनेस। तो अब बंदा उसको एम कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। यस। उसको मतलब ऑल्दो फास्ट फूड सब खाते हैं, पर तो हमको एक फिटनेस रूटीन तो मैनेज करना ही पड़ेगा कि ओवरऑल हमारी फिटनेस एवरेज रहे। साथ में अगर नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी है तो इट वेरीज़ कि एक पर्सन को कुछ चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, कुछ को लेट समझ आ जाती हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि चीज़ों को जब तक पढ़ना चाहिए जब तक तुम उसको किसी और को ना समझा पाओ डिटेल में, उसका पूरा बैकग्राउंड। हुँ, जैसे मेरी एक आदत थी कि मैं अगर एक वर्ड भी मेरे को समझ नहीं आता तो आई वुड वेस्ट 1 डे ऑन दैट वर्ड। बट अगले दिन मैं उसको पढ़ के पूरा समझ के बहुत अच्छे से तैयार करके जाऊँगा। हुँ, तो हुँ। यही चीज़ है कि हमें मतलब कोई भी चीज़ लूप होल नहीं छोड़ना है बीच में। और ये ओके, वैसे भी लूप होल छोड़ने की लीडर्स की क्वालिटी होती नहीं है। नहीं होती। तो यहीं हमको बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक्स हमारे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। क्योंकि एक बिल्डिंग की बेसिक्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो उतनी ऊँची जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जीटीओ टास्क जो था, किसमें आपको लगा कि यार इस टास्क में तो मैंने बेस्ट परफॉर्म किया है? मतलब सामने वाले असेसर ने भी आपको ये बोल दिया कि वो खुश हो गया, उसके एक्सप्रेशन से लगा कि भाई ये लड़का तो आना चाहिए, रिकमेंड होना चाहिए। कौन से वो टास्क थे? सर मेरा कमांड टास्क था हुँ, बहुत लंबा कमांड टास्क था मेरा। राइट। तो कमांड टास्क के टाइम में क्या बोला था सर ने, जैसे मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला, तो उन्होंने मेरे को पहले बोला था कि अगर तेरा कोई सबऑर्डिनेट गलती करेगा तो आई वुड पेनलाइज़ यू 2 मिनट्स।
मीन्स 2 मिनट्स काट दिए जाएंगे टाइम, एंड इफ यू विल कमिट अ मिस्टेक देन आई विल डिडक्ट 1 मिनट। ओके। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, एक सॉल्यूशन निकालने के बाद सर ने कहा कि ये वाला स्ट्रक्चर टूट गया। फिर मैंने दूसरा सॉल्यूशन निकाला, सर ने वो वाला स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया। सर ने कहा कि अब तीसरा सॉल्यूशन निकालो। एक ही जगह पे मैंने कम से कम 5 सॉल्यूशन निकाले उसके। और उसके बाद हुआ ये कि मतलब वो टफ तो चल रहा था, और सर और पीछे से प्रेशर बनाए जा रहे थे कि एक बंदे को बोलो कि बैक काउंटिंग शुरू करे, और बीच-बीच में सवाल भी पूछे जा रहे थे। बट आई वाज़ फोकस्ड ऑन माय टास्क, और जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैं उनके आंसर देता जा रहा था, पर अपने स्ट्रक्चर्स पे ध्यान था मेरा। तो बीच में एक मेरा दोस्त, मतलब जो सबऑर्डिनेट था वहाँ पर, उसने एक गलती कर दी कि उसने ज़मीन पे पैर रख दिया था। तो उन्होंने कहा कि शुड आई डिडक्ट 2 मिनट्स और वन ऑफ द सबऑर्डिनेट? आई सेड सर डिडक्ट 2 मिनट्स। आई वाज़ हैविंग 6 मिनट्स एट दैट टाइम। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट मिस्टेक ही टच्ड अ ब्लू पार्ट, मतलब ब्लू पार्ट को मटेरियल से टच नहीं करना होता है, तो वो चीज़ टच कर दी थी। तो सर ने फिर बोला कि शुड आई डिडक्ट 2 मिनट्स और वन ऑफ द सबऑर्डिनेट? तो मैंने कहा सर 2 मिनट्स। अब लास्ट टाइम पे अब मेरे पास 1 मिनट 22 सेकंड रह रही थी, एंड आई वाज ऑन द मिडल ऑफ द टास्क। अब 1 मिनट 22 सेकंड में मेरे को थर्ड टास्क करके बाहर निकलना था, और उसके बाद होता क्या है, मेरा एक और बंदा कुछ गलती कर देता है वहाँ पर। तो सर बोलते हैं कि शुड आई डिडक्ट 1 मिनट और शुड आई डिडक्ट ऑल ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स? मैंने कहा सर डिडक्ट 1 मिनट। तो सर ने पहले बोला कि यू आर हैविंग ओनली 22 सेकंड्स लेफ्ट एंड यू आर इन द मिडल ऑफ द टास्क एंड यू आर saying me that you will complete this task in 22 seconds. I said yes sir, definitely within time. तो उसके बाद सर कहते हैं ओके गो देन आस्क वन ऑफ द सबऑर्डिनेट कि वो अपनी उल्टी गिनती गानी शुरू करे। अब वो उल्टी गिनती गाता है। मैंने सॉल्यूशन तो पहले रेडी कर लिया था, क्योंकि मेरा ध्यान सर के बोलने पे नहीं था, मेरा ध्यान टास्क पर। मैंने टास्क कंप्लीट करा एंड आई कंप्लीटेड द टास्क इन 15 सेकंड्स, और लास्ट में 6 से 7 सेकंड रह रहे थे एंड टाइम पर। तो सर बहुत मतलब खुश थे कि अभी बीच में था ये बंदा और यहाँ से निकल के पूरा एंड तक पहुंच गया वो 15 सेकंड में, क्योंकि सॉल्यूशंस मैंने सोच रखे थे, बस मेरे को चीज़ें प्लेस करके ट्रैवल करना था। तो उसके बाद सर बोले कि क्या नाम है, यू शुड हैव रिड्यूस योर सबऑर्डिनेट, मतलब उनको हटा सकते थे, ऑप्शन था, तुम पे टाइम बच जाता। मैं कहा नहीं सर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई सेलेक्टेड दो सबऑर्डिनेट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू टेक देम विद माई सेल्फ ईदर इन दिस टास्क और इन रियल लाइफ। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब ये तो एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया कि भाई एक लीडर जो है अपने बंदों को लेकर भी आता है और लेकर भी जाता है वापस। तो ये तो आपने प्रूफ करके दिखा दिया। और बट मुझे ये आपसे जानना है कि आपने कोचिंग तो नहीं ली थी, आपने किताब से पढ़ा था, तो किताब से पढ़ने के बाद भी आप ऑन द स्पॉट वो सारे आइडिया सोच रहे थे कि यार ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इज इट सो? यस सर। अच्छा सर, जो मीन्स फील्ड पे रहने वाला बंदा है ना, उसको वहाँ पर समझ आने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो है कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट। क्लियर। कैंटिलीवर से जहाँ पर भी स्टेब्लिश, और कैंटिलीवर दो तरीके से बनते हैं, या तो ऊपर से बनेगा या वो नीचे से बनेगा। और कुछ चीज़ें होती हैं, बंदे क्या करते हैं कि सबसे पहले ध्यान देते हैं वो मटेरियल पे, कि मटेरियल उठाते हैं, जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करते हैं, सब मुझे देखेंगे। बट ऐसा नहीं होता, हमें देखना होता है चाहिए स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है तो मटेरियल को हाथ में लेके क्या करेंगे? यस। तो जब सर समझाते हैं तो उस टाइम पे मेरा 100% ध्यान था कि कहाँ था। तो मैं एक तरीके से एकदम वर्चुअली माइंड में बना रहा था कि फट्टा कहाँ पर प्लेस होगा और रस्सी कहाँ प्लेस होगी, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जिस टाइम वो समझा रहे थे स्टेप वाइज, मैं वो सब सोचता जा रहा था सर। ओके। तो वो ये चीज़ मेरे को एंड में हेल्प कर गई, क्योंकि मैं एंड तक उसका सॉल्यूशन सोच लिया था मैंने, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था और मैंने बोला कि यस सर, आई कैन डू इट इन टाइम। परफेक्टली फाइन। सो अब कोई और टास्क या कोई ऐसी चीज जिसमें आप जिससे स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिले फ्रॉम द एसएसबी? सर, एसएसबी के जो 5 दिन होते हैं ना, देट आर रियली मीन्स बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है उसमें। एंड आई वुड सजेस्ट कि सब जो एस्पिरेंट्स हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनको तो एसएसबी के अंदर जाके पूरा एंजॉय करना चाहिए। वहाँ पर अलग अलग लेवल के, अलग अलग नॉलेज के लेवल के बंदे मिलते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कुछ बंदे खेलने वाले भी मिलते हैं, कुछ बंदे जो है पढ़ाई वाले भी मिलते हैं।
वो चीज़ें कहीं न कहीं हमको मतलब अपनी कमी भी दिखाती है और सामने वाले के पॉजिटिव्स भी दिखाती हैं। तो जो चीज़ हमें दूसरों से इंस्पायर करती है, वो चीज़ हमें इम्बाइब करनी चाहिए। तो वो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है और एसएसबी में जो ओवरऑल प्रोसेस है, आई वुड सजेस्ट कि सबसे ज़्यादा ध्यान उनके इंस्ट्रक्शंस पे दिया जाए। जो उनके सटीक इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो, उनको अगर आप ध्यान से फॉलो करके और अपनी 100% प्योर पर्सनैलिटी उनके सामने रखोगे तो देन यू विल श्योरली गेट रिकमेंडेड। राइट। सो रिकमेंडेशन का वो मोमेंट कैसा था जब आप का चेस्ट नंबर, कितने बंदे स्क्रीन इन हुए, कितने बंदे आए थे, कॉन्फ्रेंस आउट हुए और कितने रिकमेंडेड हुए, इसका नंबर बताइए। सर अराउंड 70 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड एट द फर्स्ट डे and 29 got screened in. अच्छा, And out of that, 7 were recommended. 7, ओके। Yes. And my chest number was called on the first, means first chest number was mine. व्हाट वाज Basically. योर My चेस्ट chest नंबर? number was 5. 5 चेस्ट Yes. नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ, कितने दिन के बाद आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ा Sir, हॉस्पिटल? medical started from next day. नेक्स्ट डे ओनली? हाँ, ठीक तो है। मेडिकल लंबा चला था क्योंकि बहुत डिटेल्ड मेडिकल होता है आईएमए का, तो इट टुक अराउंड 12 days. 12 days। जैसे मैं मेडिकल गॉट ओवर ऑन 25th and my recommendation was on 14th. ओके, So it was 12th day. ओके। और वो हॉस्पिटल कौन सा था, कहाँ पे होता है मेडिकल? सर ये एसएसबी इलाहाबाद का ही एक मतलब मेडिकल होता है, अलग से हॉस्पिटल है उन्हीं का साइड में। ओके, राइट। सो मेडिकल में ऐसा लगा कि यार ये तो दिल की धड़कन बढ़ रही है, कहीं बाहर ना निकाल दे, ऐसा कुछ? दिल की धड़कन से सर मेरे को उन्होंने स्पेशली दिल की धड़कन बढ़ने की वजह से ईसीजी कराया था। अच्छा। ओके, मतलब प्रेशर में तो आया हुआ था, मेरे लिए तो सब चीजें नहीं थी नहीं वहाँ पर। थी, हाँ बिल्कुल। मैं वहाँ पर खड़ा था, जैसे वेट कर रहा था डॉक्टर का, तो मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी जब मेडिसिन कराने गए थे। तो उन्होंने मेरी हार्ट बीट तेज चेक करी तो बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। तो उन्होंने कुछ पूछा मेरे से कि टेंशन में हूँ, मैंने कहा सर थोड़ा सा नर्वसनेस हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ईसीजी कराया, बट ईसीजी में मैं आराम से थोड़ा शांत हो गया था, तो ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो आपने 12 दिन का मेडिकल दिया एंड 7 बच्चे रिकमेंड हुए। 7 बच्चे में से कितने बच्चे थे जो मेडिकली फिट हुए? सर 100% मेडिकली फिट वर 3 स्टूडेंट्स। अच्छा, और 4 बच्चों को मींस 2 बंदों को ओवरवेट में दिया है, 1 इज माइन एंड एक और बंदा है मेरे साथ। एक को क्यूबिटस वेलगस में दिया है और एक और आइज का कुछ मतलब ग्लूकोमा पार्ट बोला गया है। अच्छा, ठीक है। तो सो आप टीआर हैं, टेम्परेरी रिजेक्शन आपको मिला है बिकॉज ऑफ दी यस सर, आई हैव टू overweight. रिड्यूस अराउंड 1 kg वेट। 1 kg वेट इनको रिड्यूस करना है, अरे वाह। अब इतना चलो। तो मींस एवरेज पहुंच गया है मेरा, अब मैं रिड्यूस करके ही जाऊंगा वहाँ पर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, फाइनली वी एंड दिस सेशन ऑफ गगन सर, जिन्होंने अपना सीडीएस के अंदर बहुत ही कमाल का रैंक हासिल किया है। रैंक तो अभी हासिल नहीं हुए, बट ही गॉट रिकमेंडेशन एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई नो, वी नो, आपको भी लग रहा होगा कि गगन अगर इन्फेंट्री में जाएंगे या पैरा स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे या फौज में जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है उसमें जाएंगे, तो he'll be doing tremendously well and will make sure कि ये अपने फौज का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। So thank you गगन सर for coming to this session. Thanks a lot. थैंक यू सर।